Assalamualaikum students. Today we are going to learn lesson 1.6, the alchemy of nature. Alright. So alchemy of nature. First of all, we need to know what is the meaning of the word alchemy. Now you can see on the screen the definition of the word alchemy has been given. Actually, I am at the end of the lesson. मैं lesson के end पर हूँ. Okay, जहाँ पर आपको alchemy का meaning दिया है. So let us see what is it. An ancient forerunner of chemistry about attempts to convert base metals into gold. Here it refers to a mysterious magical process of transforming things. Okay. An ancient forerunner. Forerunner मतलब क्या? Old form of chemistry. जिसके अंदर क्या बताया गया है कि बेस मेटल को गोल्ड में कैसे कन्वर्ट किया जाए. मतलब देखिए, वो पुराने ज़माने में ऐसा कहा जाता था कि हिंदी में उसे कहते हैं पारस का पत्थर, कि कहीं ना कहीं जो है, कहीं दूर जंगल बयाबान में है ना, एक पारस नाम का पत्थर है और उसके अंदर क्या पावर है, क्या मैजिकल पावर है कि अगर वो किसी भी दूसरे मेटल को छू ले, ठीक है, किसी भी आयरन को या फिर कॉपर को, ठीक है, कोई भी दूसरे मेटल को छू ले तो वो उसको जो है सोने में, गोल्ड में चेंज कर सकता है. अब ये ऐसा मिथ है या लोगों का फिक्शन है, दैट्स नॉट क्लियर, बट दिस इज समथिंग कॉल्ड एल्केमी. इस साइंस को जो है एल्केमी कहा जाता है. ठीक है. एक्चुअली ये जो चीज़ है ना, ये जो प्रोसेस है ट्रांसफॉर्मेशन का, कि कोई भी मेटल जो है सोने में चेंज हो जाए, वो लोग पता है, वो ऐसे ही कहा, हिंदी में भी कहावत है कि भाई वो तो इतना लकी इंसान है कि वो बोलते हैं ना कि मिट्टी को भी हाथ लगाए तो सोना कर देता है. यू नो व्हाट इज इट कॉल्ड इन इंग्लिश? इसको कहते हैं मिडास टच. MIDAS, मिडास टच. मिडास टच मतलब क्या? कि यही बात जो मैंने कहा ना हिंदी में, कि कोई जो है शख्स है या कोई इंसान है, अगर वो बोलते हैं ना मिट्टी को हाथ लगाए तो सोना बन जाना, दैट इज कॉल्ड मिडास टच. So this alchemy exactly, almost resemble the same thing, कि मिडास टच को ही रिजेंबल करता है. अब इस लेसन का नाम ऐसे क्यों है, ठीक है, कि एल्केमी है या मिडास टच वाला क्यों उसको कहा गया है, तो हम जरा लेसन के स्टार्टिंग में जाते हैं. बिफोर स्टार्टिंग द लेसन, एज आई ऑलवेज टेल यू कि विल बी डूइंग इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आंसर. तो ये वार्मिंग अप में जरा पहला वाला देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 1. रीअरेंज द गुड क्वालिटीज इन ईच सेट सो दैट द फर्स्ट लेटर ऑफ ईच ऑफ द वर्ड शुड मेक अ मीनिंगफुल वर्ड. जॉइन द सेट्स एंड गेट अ मैसेज. मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखिए आपको ना डिफरेंट सेट्स दिए हुए, सेट 1, सेट 2, सेट 3, सेट 4. तो ये जो देख सकते हैं आपके ना, पहला जो स्टार्टिंग का लेटर है, कैपिटल लेटर, उसको अंडरलाइन किया गया है, जैसे UATNER. ये सही ऑर्डर में नहीं है. अगर मैं इसको जो सही ऑर्डर में अगर अरेंज करूँ, सिर्फ फर्स्ट लेटर कैपिटल को NATURE, तो ये वर्ड कौन सा बन जाता है? नेचर. वैसे ही सेकेंड सेट देखिए SI, अगर उसको सही ऑर्डर में रखूँ IS इज. यूथफुल, मॉडेस्ट. अब इसके इन दोनों के पहले लेटर्स Y और पहला लेटर M, तो MY, माई. एंड द लास्ट सेट अफेक्शनेट, कंपैशनेट, एम्पैथिक, अर्नेस्ट, ऑनेस्ट, रिलायबल, ट्रस्टवर्दी. इन सब का अगर मैं पहला लेटर लूं ACEEHRT, ओके, इनके सारे पहले लेटर्स हैं. और अगर मैं इसको सही अरेंज करूं तो ये हो सकता है TEACHER. TEACHER मतलब टीचर. तो अब ये सारे वर्ड्स को अगर मैं पढ़ूं, नेचर इज माय टीचर. क्या हुआ? सेट 1 में से नेचर, सेट 2 में से इज, सेट 3 में से माय और सेट 4 में से नेचर, सॉरी टीचर. नेचर इज माई टीचर. तो ये मैसेज, ये वार्मिंग अप एक्सरसाइज हम लोगों ने इसलिए किया
क्योंकि यही मैसेज कन्वे किया गया है हमारे लेसन में। तो हम डायरेक्टली देखते हैं हमारा लेसन एल्केमी ऑफ नेचर, जो ये मैसेज कन्वे कर रहा है कि नेचर इज माय बेस्ट टीचर। देखिए, देर आर चांसेस कि ना एग्जाम्स में आप लोग कोई एक्सपांशन ऑफ आइडिया भी आता है, नेचर इज द बेस्ट टीचर या नेचर इज माय टीचर। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट फ्रॉम द व्यू पॉइंट ऑफ एग्जाम। अब एल्केमी ऑफ नेचर मतलब कि नेचर के अंदर एक बोलते हैं ना मैजिकल पावर है। एल्केमी का मीनिंग ऑलरेडी मैं आप लोग को इन डिटेल बता चुकी हूँ। तो ये जो नेचर है इसके अंदर एक मिडास टच वाला पावर है या एक मैजिकल ट्रांसफॉर्मेशन वाला पावर है। ठीक है, ये हमको कुछ मैसेज देता है। देखते हैं क्या। टू सी अ वर्ल्ड इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दुनिया देखना। ग्रेन है ना, ग्रेन मतलब एक छोटा सा सैंड पार्टिकल। सैंड रेत के एक दाने में या रेत के एक जर्रे में पूरी दुनिया देखना। एंड अ हेवन इन अ वाइल्ड फ्लावर, एक जंगली फूल के अंदर पूरी जन्नत देख लेना। होल्ड इन्फिनिटी इन द पाम ऑफ योर हैंड एंड इटर्निटी इन एन आवर, रिटन बाय विलियम ब्लेक। होल्ड इन्फिनिटी, इन्फिनिटी देखिए किसे कहते हैं, एंडलेस स्पेस। एंडलेस स्पेस, एंडलेस स्पेस की वो जगह जो खत्म ना हो। और इटर्निटी कहते हैं एंडलेस टाइम। तो एंडलेस स्पेस देख लेना, एक हथेली के अंदर एंडलेस स्पेस देख लेना, है ना, पाम ऑफ योर हैंड। और एक घंटा भर में जो है, सिर्फ एक घंटे के अंदर इन एन आवर जो है एंडलेस टाइम देख लेना। तो ये मतलब क्या बताया जा रहा है कि तुमको जो है ना कि हमारे आसपास जो है, हमारी सराउंडिंग्स में, इन आवर सराउंडिंग, आवर गॉड, आवर अलमाइटी हैज क्रिएटेड यू नो नेचर। नेचर ने जो है हमारे आसपास हमको घेरे रखा है। देयर आर ट्रीज, क्लाउड्स, वेजिटेशंस, फ्लावर्स, है ना, ऑफ ब्यूटीफुल कलर्स। सो दे ऑल कन्वे सम मैसेज। इन सबके अंदर जो है ना एक मैसेज है, लेकिन वो मैसेज बोलते ना कि ब्यूटी लाइज इन द आईज ऑफ बिहोल्डर, खूबसूरती देखने वालों की आंखों में होती है। तो वो खूबसूरती को समझना, वो उसमें उसको देखने की समझ होना चाहिए इंसान में। ऑलराइट, सॉरी, समथिंग एज टाइनी एज अ ग्रेन ऑफ सैंड कैन स्पार्क ऑफ एन आइडिया और इमेजिनेशन ऑफ अ ह्यूज सिग्निफिकेंस टू द वर्ल्ड। अब ये जो ऊपर की विलियम ब्लेक की जो पोएम दी है ना, उसका एक्सप्लेनेशन दिया है कि कभी कभार जो है ना बहुत ही छोटी चीज़ें जो बोलते हैं ना रेत के जर्रे के बराबर हो, वो स्पार्क ऑफ कर सकती है कोई आइडिया या इमेजिनेशन, है ना। स्पार्क ऑफ करना यानी क्या, देना, कोई आइडिया या इमेजिनेशन देना, दैट इज कॉल्ड स्पार्क ऑफ द इमेजिनेशन। बोलते ना कि कभी कभार जो है छोटी छोटी चीजें या छोटे छोटे लोग भी हमारे लिए बहुत बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन बन जाते हैं। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन इन समथिंग एज स्मॉल एज वाइल्ड फ्लावर एंड डिराइव जॉय फॉर एवर। और क्या कहा जा रहा है कि कभी कभार, जैसे कि मैंने कहा ना कि ब्यूटी लाइज इन द आइज ऑफ बिहोल्डर, तो कभी कभार जो है छोटी सी चीज, कहते हैं ना कि खूबसूरत सा फूल की कोई क्यों ना हो, जंगली फूल, उसकी खूबसूरती जो है हमको जन्नत की खूबसूरती याद दिला सकती है। ओनली वन शुड हैव द आईज एंड टाइम टू सी इट। सिर्फ कहते हैं ना कि देखने वाले की नजर होनी चाहिए, बोलते हैं ना परखने वाली आंखें होना चाहिए, और इंसान के पास वक्त होना चाहिए। Infinity is endless space, but your small palm can hold the destiny of all through your efforts. जैसा मैंने कहा कि कभी ना खत्म होने वाली जगह एंडलेस स्पेस को इन्फिनिटी कहा जाता है। तो हो सकता है, कहते हैं ना कि इंसान की हाथों की लकीरों में, कहते हैं ना कि बहुत मैटर करती है, उसके अंदर कहते हैं ना कि उसकी डेस्टिनी मतलब क्या, लक, किस्मत, है ना, कि उसकी जिंदगी भर में क्या होने वाला है, इस दुनिया में उस पर क्या क्या बीतने वाली है, तो वो जो है उसकी हथेली पर डिपेंड होता है। एंड इटर्निटी इज एंडलेस टाइम,
बट जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर, है ना। इटर्निटी किसे कहा जाता है? कभी ना खत्म होने वाला वक्त, लेकिन जस्ट एन आवर इन योर लाइफ कैन मेक अ डिफरेंस टू द वर्ल्ड फॉर एवर। कभी कभार हो सकता है कि एक घंटा भर में, है ना, एक घंटा भर की क्या बात है, कभी कभार एक मिनट जो है आपकी जिंदगी को, है ना, चेंज कर सकती है। अभी जैसे हम कभी किसी होने वाले हादसे वगैरह के बारे में बात करें ना, है ना, जब आप रोड पर चल रहे हो, चाहे आप, है ना, वॉकिंग हो, वेदर यू आर अ पेडेस्ट्रियन या वेदर यू आर राइडिंग ऑन अ बाइक और समथिंग, है ना, एक एक लम्हे की मूवमेंट, बोलते हैं ना, आपकी जो मूवमेंट है, आपका एक्शन जो एक एक लम्हे का इम्पोर्टेंट होता है। तो एक घंटा तो क्या हो सकता है, एक लम्हे में आपकी जिंदगी बदल जाए। तो ग्रेट डीड्स कैन सरपास द लिमिट्स ऑफ टाइम एंड स्पेस, दे नेवर डाई। तो फिर ये आखिर में क्या बात कही जा रही है कि कुछ लोगों के किए गए काम, बड़े काम, ग्रेट डीड्स मतलब क्या बोलते हैं ना, अजीम कारनामे, बड़े काम, तो वो इतने ग्रेट होते हैं, इतने कोलिजल होते हैं, है ना, इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि उनके लिए टाइम और स्पेस की कोई सीमा नहीं होती है। उनके काम इतने जो है, कहते हैं ना कि इतने सिग्निफिकेंट होते हैं कि अभी जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं हमारे बिलवेड प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करूं, है ना, तो ही वॉज बोर्न ऑलमोस्ट 1400 ईयर्स बैक, है ना, तो 1400 साल पहले कही गई उनकी बातें जो उन्होंने हमारे देश में भी नहीं कही थी, है ना, हमारे देश से कहीं दूर, लेकिन उनका स्टेटस, उनका रुतबा, है ना, इतना बड़ा है कि वो आज भी मैटर करती है। दिस इज जस्ट एन एग्जाम्पल, अंडरस्टूड, कि ये लाइन को समझाना, व्हाट इज ग्रेट डीड्स। अब यहां से हमारा लेसन स्टार्ट होता है, पे अटेंशन, क्योंकि इफ इन केस अगर पैसेजेस आते हैं आपको एग्जाम में तो यहां से आएगा, ठीक है। वी इंस्टिंक्टिवली टर्न टू आउटडोर एक्टिविटीज एंड नेचर एज अ वे ऑफ रिलैक्सिंग and enhancing our well-being. So what it means? Instinctively, first of all समझिए, instinctively का मतलब क्या है? by a natural instinct. Natural instinct का मतलब होता है कि spontaneously या naturally, कभी कभी हम बोलते हैं ना, नेचुरली जो है, कुदरती तौर पे ही जो है ना, कभी कभी हमारा मन होता है टू आउटडोर एक्टिविटीज। अब ये जो चीज है ना, ये जो सेंटेंस है, फर्स्ट सेंटेंस, ये लॉकडाउन में हमारे साथ तो बहुत हुआ है ना, कि घर में लॉकडाउन होते हुए तो हम इतने बेजार गए कि हमको लग रहा है कि कब हमको कोई आउटडोर एक्टिविटीज करने मिले, है ना। तो इंसान ऐसे वक्त में, है ना, जो है, जब इंसान अपने रोजमर्रा के रूटीन से, मोनोटोनस लाइफ से थक जाता है, तो नेचुरली उसकी ख्वाहिश होती है कि बाहर जाकर कुछ एक्सप्लोर करे। तो अक्सर इंसान क्या है, नेचर को अपना नेचुरल सराउंडिंग्स में जब रहता है तो बहुत सूदिंग, बहुत कंफर्टेबल फील करता है, बहुत रिलैक्सिंग फील करता है। एंड एनहांसिंग आवर वेलबींग, एनहांस करना, एनरीच करना, यू कैन सी इट इज गिवन इन द ग्लॉसरी। एनहांस करना, एनरीच करना, एनरीच करता है वेलबींग। वेलबींग मतलब क्या, उसको अच्छा फील होता है, वेलबींग, है ना, इंसान को अच्छा फील होता है। नेचर soothes and nurtures. Soothes means what? Comforts, है ना, कंफर्ट करना, सुकून देना, और नर्चर करना, पालना पोसने को नर्चर कहा जाता है ना। तो नेचर तो वो है जो हमें कंफर्ट भी देती है, हमें पालती पोसती है। नेचर फुलफिल्स एंड मोटिवेट्स, हमारी जितनी भी नेसेसिटीज है उसको भी नेचर ही फुलफिल करती है, और हमको एनकरेज भी नेचर ही करती है। नेचर विस्पर्स इन कमांड्स, है ना, नेचर जो है फुसफुसाती है हमारे कानों में और कुछ कमांड देती है। अब ये फुसफुसाना मतलब कि लाइक चर्पिंग ऑफ बर्ड्स ले लो, है ना, या स्वेइंग ऑफ ट्रीज, जो बर्ड्स के चहचहाने की आवाज है, या ट्री के जो स्वे होने से आवाज होती है। तो ये सब अपने आप में कुछ कहते हैं,
आर यू लिसनिंग? अब ये जो क्वेश्चन दिया गया है ना, इसको क्या कहा जाता है? रेटोरिकल क्वेश्चन। RHETORICAL, रेटोरिकल क्वेश्चन। रेटोरिकल क्वेश्चन का मतलब होता है कि जब अपनी बात को फोर्सफुली बोलने के लिए जब क्वेश्चन फॉर्म में पूछा जाता है ना, तो इट इज कॉल्ड रेटोरिकल क्वेश्चन ना। जैसे अगर मैं फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग को कहूं कि मैं ऑनलाइन लेक्चर हूं, क्या मैं पागल हूं? अब इसका मतलब ये नहीं कि मुझे आपसे कोई कंफर्मेशन चाहिए कि मैं भाई पागल हूं या नहीं हूं। मतलब मैंने अपनी बात को फोर्सफुली प्रेजेंट करने के लिए मैंने पूछा क्या मैं पागल हूं, है ना। तो इसका मतलब ये नहीं है कि मैं पागल हूं और या मुझे आपसे कोई सर्टिफिकेशन चाहिए। तो मैं जब कोई इंसान अपनी बात को फोर्सफुली प्रेजेंट करने के लिए क्वेश्चन फॉर्म में पूछे, दैट इज कॉल्ड रेटोरिकल क्वेश्चन। एनीवेज, कमिंग टू द लेसन। When I do, it leaves me in complete awe, great wonder and amazement, है ना। It is given here. तो क्या मतलब when I do, जब मैं करता हूँ, जब मैं क्या करता हूँ, जब मैं करता हूँ नहीं एक्चुअली करती हूँ, बिकॉज द राइटर इज अ फीमेल। लिखने वाली जो है फीमेल है जिनका नाम रक्षा है। तो जब मैं ऐसा करती हूँ, मतलब मैं जब आउटडोर एक्टिविटीज या नेचर में इन्वॉल्व होती हूँ, तो मैं अपने आप को एकदम ऑ में पाती हूँ, मतलब मैं एकदम वंडर में पड़ जाती हूँ, है ना। यहाँ पे जो दिया है वंडर एंड अमेजमेंट, मतलब मैं एकदम ताज्जुब में पड़ जाती हूँ। वी हैव अ हिबिस्कस प्लांट इन आवर गार्डन। हिबिस्कस क्या है पता होगा, आप लोग ने साइंस में स्टडी की होगी ना, कि नेम ऑफ अ प्लांट, मेडिसिनल हर्ब है एक्चुअली, है ना, जो मेडिसिन के लिए भी यूज होता है। एवरी फोर्टनाइट, अंडरलाइन द वर्ड फोर्टनाइट। फोर्टनाइट किसको कहा जाता है? 2 वीक्स या फिर जनरली 15 डेज। 2 वीक्स में कितने दिन होते हैं? 14 दिन। तो ऐसी जब बोलना होता है ना कि अरे लगभग 14-15 दिन पहले की बात है, तो उसको जनरली इंग्लिश में क्या कहा जाता है? फोर्टनाइट। एवरी फोर्टनाइट अ फ्लावर ब्लूम्स ऑन इट। तो हर 15 दिन में इसमें जो एक फ्लावर खिलता है, बिग ब्राइट एंड टेंडर सॉफ्ट। थ्रू द डे इट स्माइल्स विद द सन एंड डांसेस विद द विंड, है ना। सन के साथ जो है स्माइल करता है मतलब खिलता है, डांसेस विद द विंड मतलब मूव करता है हवा के साथ। बट एज इवनिंग अप्रोचेज रीचेज, जब शाम आती है, इट स्टार्ट्स विल्टिंग। लुक व्हाट इज द मीनिंग गिवन? विल्टिंग, ड्राइंग एंड ड्रूपिंग, सूख जाता है, और ड्रूप मतलब झुक जाना, है ना, झुक जाना, झुकने लगता है। द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली, विदर्स, ड्राइज एंड डीकेज, सूख जाना और एकदम डीके मतलब सड़ गल जाना, है ना, सड़ गल जाना। जैसे बोलते हैं ना कि हमारी बॉडी भी डीके हो जाती है ना कब्र में जाने के बाद। तो द मॉर्निंग आफ्टर इट विदर्स कंप्लीटली एंड बाय इवनिंग इट फॉल्स। तो अगले दिन क्या होता है ना, क्या होता है कि एक दिन, हर 15 दिन में एक बार वो खिलता है अच्छे से पूरा दिन, है ना। उसके बाद जब शाम आती है तो वो ड्राई होना, झुकना शुरू हो जाता है, और अगली सुबह तो उसकी हालत और खराब हो जाती है, एकदम सूख के जो है डीके हो जाता है। और रात में जो है, शाम में जो है, बाय इवनिंग इट फॉल्स एंड बिकम्स वन विद द अर्थ अगेन, है ना। और शाम, अगले दिन की शाम तक के जो है तो वो बेचारा मुरझा के गिर ही जाता है और जमीन में मिल जाता है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ ओनली फॉर अ डे, यानी फ्लावर की जिंदगी कितनी है? बस एक दिन की। येट इट डज सो इन फुल स्प्लेंडर। देखिए स्प्लेंडर गेस द मीनिंग दिया है आप लोगों को, स्प्लेंडर। तो स्प्लेंडर से आप लोगों को बाइक का नाम याद आता होगा, बट स्प्लेंडर व्हाट इज इट कॉल्ड? बोलते हैं ना, हिंदी में कहते हैं कि शान और शौकत। शान और शौकत, जिसको आप इंग्लिश में कह सकते हो ग्रैंड मैजेस्टी। क्या कह सकते हो? ग्रैंड मैजेस्टी। तो ये बहुत बड़ी शान शौकत के साथ करता है, या फिर आप एक और शब्द कह सकते हैं ग्लोरियस वे। ग्लोरियस वे बहुत ही शानदार तरीके से कर सकता है। What if we too live our life however short to its fullest, है ना। तो कितना ही अच्छा क्यों ना हो कि भले हमारी जिंदगी छोटी हो, लेकिन हम भी उसे भरपूर
जिए। समझ में आया? मतलब इसमें क्या मैसेज मिला कि एक फ्लावर है जो 15 दिन में एक बार, एक ही दिन के लिए खिलता है, लेकिन जब वो खिलता है तो इतना खूबसूरत लगता है और अपना पूरा जो है एक दिन पूरा एंजॉय करता है। तो इससे इंसान को एक मैसेज डिराइव करना चाहिए, एक मैसेज लेना चाहिए कि भले इफ इन केस, जैसे फॉर एग्जांपल मैं इन लोगों की बात करके ना कि जो बहुत ही जो है कि those are facing through a very tough time, yeah, those are suffering from very fatal disease and they are damn sure कि जिनको डॉक्टर ने कहते हैं ना जवाब दे दिया एंड ऑल, तो भले उनके पास दिन कम हो, वक्त कम हो, लेकिन उनको फुलेस्ट इंजॉय करना चाहिए। We went to a rocky beach and saw the spread of the majestic ocean. हम एक रॉकी बीच है ना जहाँ पे रॉक्स रहती हैं वहां पर गए। एंड वी सॉ द स्प्रेड ऑफ द मैजेस्टिक ओशियन ना। स्प्रेड का मतलब यहाँ पे क्या बोल सकते हो? स्ट्रेच। हमने देखा पूरा फैलाव। एक मैजेस्टिक अगेन यू कैन से ग्लोरियस है ना, एक बहुत ही शानदार बड़ा सा एक ओशियन था। एंड द रॉक्स अलोंग साइड, और उसके आजू बाजू चट्टान थे, पत्थर थे। कार्व्ड, स्कल्प्टेड एंड शेप्ड बाय द वाटर। और क्या था कि वो जो सारे वो रॉक्स थे उनको शेप किसने दिया था? फोर्सफुल वाटर ने, है ना। जब पानी बहकर आता है जोर से ओशियन में, तो आप लोगों ने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा है ना कि इरोजन होता है ना, सॉइल इरोजन या रॉक का इरोजन होता है। वो मतलब पानी इतना फोर्सफुली आता है कि उसकी वजह से चट्टान जो है कट फट जाती है ना। तो रॉक देखा जाए तो कितना स्ट्रांग होता है। देखिए आगे की लाइन, वाटर इज सो जेंटल। जेंटल मतलब क्या? सॉफ्ट, है ना। जेंटल मीन्स व्हाट? सॉफ्ट। रॉक सो हार्ड, और है ना रॉक कितना रॉक का मतलब क्या? पत्थर ही होता है ना वो। येट एज द वाटर फ्लोज ओवर इट एवरी डे, लेकिन यही जेंटल, यही सॉफ्ट वाटर रोजाना धीरे 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 इसके पास जो बहता जाता है फॉर इयर्स, कई सालों तक, द रॉक गिव्स इन गिव्स अप, कहना वो भी हथियार डाल देता है ना रॉक भी इसके सामने। एंड इट टेक्स द शेप दैट द वाटर कमांड्स, और फिर वो वही करता है रॉक, है ना। रॉक जो कि बल्कि खुद एक पत्थर है ना, स्ट्रॉन्ग स्टोन है, लेकिन वो वाटर के कहे मुताबिक, है ना, या वाटर के दिए गए शेप के मुताबिक अपने आप को ढालता है। अब इससे क्या लेसन मिलता है? अवर प्रॉब्लम्स आर सो कोलोजल, हमारे प्रॉब्लम भी जो इतने कोलोजल है, ह्यूज है, मैसिव है। मतलब क्या? ह्यूज, बहुत बड़े हैं हमारे जीवन में, हमारे लाइफ में बहुत सारी डिफिकल्टीज है। एंड वी आर सो स्मॉल, येट इफ वी परसिस्ट, अंडरलाइन द वर्ड परसिस्ट। परसिस्ट का मतलब है कंटिन्यू। तो हमारे जीवन में भी प्रॉब्लम्स बहुत बड़े बड़े, लेकिन अगर हम हर प्रॉब्लम्स के सामने हमारी औकात कुछ भी नहीं है, लेकिन अगर हम कंटिन्यू एफर्ट जारी रखें तो। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल किसका दिया जा रहा है? देखिए सारी चीज ना नेचर की चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। वी सॉ स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास पीपिंग थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट। क्या देखा हमने? एक बार स्मॉल बिट्स ऑफ ग्रास, छोटे छोटे घास के टुकड़े। पीप करना मतलब क्या? झांकना, है ना। थ्रू द स्मॉल क्रैक्स इन अ कॉन्क्रीट पेवमेंट, कॉन्क्रीट सीमेंट कॉन्क्रीट, है ना। पेवमेंट अंडरलाइन, पेवमेंट का मतलब होता है फुटपाथ। तो क्या मतलब हुआ? मतलब एक बार जो है हम कहीं रास्ते से गुजर रहे थे, जा रहे थे, हमने देखा कि फुटपाथ के अंदर क्रैक्स पड़ गए हैं, और वो क्रैक्स के अंदर से नीचे से जो है घास निकल रही है। अक्सर ये ऐसा भी मॉनसून में अभी, है ना, जो रेनी सीजन वगैरह में ऐसा होता है कि कहीं कभार कभी कोई कहीं पे कोई ग्रेन गिर गया हो या सीड गिर गई हो, है ना। और मॉनसून में जो बारिश होती है इसकी वजह से कहीं पे भी आप देखते हो कि प्लांट्स, छोटे छोटे सैपलिंग्स उगना शुरू हो जाते हैं ना, ग्रो होना शुरू हो जाते हैं। इफ लेफ्ट अस थिंकिंग हाउएवर इम्पॉसिबल थिंग्स में लुक, देयर इज ऑलवेज एन ओपनिंग। वो देखकर भी जो है मैं सोच में पड़ गई कि चीजें कभी कभार कितनी इम्पॉसिबल होती है। मतलब कि कोई सोच भी नहीं सकता कि ये फुटपाथ के रास्ते में छोटा सा जो क्रैक पड़ा हुआ है उसके अंदर से कोई प्लांट निकलने की गुंजाइश भी है ना। लेकिन जो है
वहाँ से प्लांट निकला। तो उसी तरह से कि कभी कभार हमारे बोलते ना प्रॉब्लम्स इतने घेरे हुए होते हैं हमको चारों तरफ से कि कोई भी छोटा सा भी रास्ता नजर नहीं आता कि हम वहाँ से एस्केप कैसे करें, कैसे भागे, या कोई एक रास्ता कि इसका सॉल्यूशन निकाल जो हमको जो है समझ में आए। तो लेकिन अगर हम थोड़ा समझदारी से काम ले या थोड़ा हम सब्र करें तो देर इज ऑलवेज एन ओपनिंग मतलब देर इज ऑलवेज अ सॉल्यूशन। अब ये हो गई तीसरी चीज। अब उसके बाद देखिए किसको ऑब्जर्व किया जा रहा है। वी सॉ अ ट्री बेयर ऑफ ऑल लीव्स। एक बार की बात है कि हमने देखा, अभी ये कौन सा सीजन होगा, ऑटम सीजन होगा, है ना, स्प्रिंग का अपोजिट ऑटम सीजन, जब सारे पेड़ पत्ते जो है पेड़ के पत्ते या फ्लावर्स जो है झड़ जाते हैं, है ना। तो ऐसे ही देखा हमने कि एक ट्री है विच इज बेयर ऑफ ऑल लीव्स। बेयर का एक्चुअली मीनिंग क्या होता है? नेकेड, है ना, कुछ ना पहना होना। अब झाड़ ने कुछ नहीं पहना था। झाड़ क्या पहनते हैं? मतलब झाड़ के ऊपर फूल और पत्ते होते हैं। तो एक बार हमने एक ऐसा झाड़ देखा, एक ऐसा पेड़ देखा जिसने फूल और पत्ते नहीं पहने थे, मतलब उसमें फूल और पत्ते नहीं उगे थे। इन द कोल्ड विंटर मंथ्स वी थॉट इट्स चैप्टर वॉज ओवर। हमने सोचा कि अब तो इसका खेल खत्म, है ना। देखो चैप्टर वॉज ओवर, ये क्या है? डेड, है ना, ये फ्रेज है कि हमको लगा कि बस अभी इसका खेल खत्म। बट 3 months पास्ड, स्प्रिंग सेट इन। 3 महीने गुजरे, स्प्रिंग का सीजन आया, एंड ट्री वॉज बैक टू इट ग्रीन मैजेस्टी वंस अगेन। देखिए वापस ये वर्ड है ना, मैजेस्टी सेम, स्प्लेंडर, ग्लोरी, शान, ये ऑल आर सिनोनिम्स। तो वापस वही हरा भरा हो गया, पूरी शानो शौकत में आ गया, फुल ऑफ लीव्स, फ्लावर्स, बर्ड लाइफ, है ना, हर चीज थी उस पेड़ के पास। वॉट इफ वी टू हैड द कन्विक्शन दैट, लुक, कन्विक्शन का मीनिंग स्ट्रॉन्ग फर्म बिलीफ, पक्का यकीन। कन्विक्शन का मीनिंग पक्का यकीन, कि हमको भी पक्का यकीन हो कि आज हालात कितने ही डिफिकल्ट क्यों ना हो, ये जो चीज़ है अभी हम पे भी सूट होती है ना। लॉकडाउन के बाद अब ये जो अनलॉक फेज चल रहा है, स्टिल मैनी आर डिप्राइव्ड ऑफ एम्प्लॉयमेंट। बहुत से लोगों के पास एम्प्लॉयमेंट नहीं है, बहुत सारे लोग स्टार्वेशन से मर जा रहे हैं। तो उनको कहते हैं ना, अल्लाह पे यकीन होना चाहिए कि भले आज जो है हालात बहुत डिफिकल्ट है, इट विल नॉट रिमेन सो फॉर एवर, लेकिन इंशाल्लाह बहुत जल्द जो है हालात ऐसे नहीं रहेंगे। रिमेंबर दिस टू शैल पास, है ना। तो याद रखना चाहिए कि कहते हैं ना कि अच्छा वक्त है तो बुरा वक्त है तो अच्छा वक्त भी आएगा, है ना। बोलते हैं ना, लाइफ इज फुल ऑफ अप्स एंड डाउन्स। तो ये भी वक्त गुजर जाएगा, ये जो पैंडेमिक का वक्त है ये भी गुजर जाएगा। वापस जो है हम लोग नॉर्मल सी पे आएंगे, नॉर्मल हालात हो जाएंगे इंशाल्लाह। उसके बाद देखिए एक और एग्जाम्पल दिया हुआ है। वी सॉ एन आर्मी ऑफ एंड्स लगिंग। आर्मी ऑफ एंड्स तो पता है आपको, मूंगी, चींटी, है ना। लगिंग, देखिए लगिंग जो है ना वर्ब फॉर्म है लगेज का। लगेज पता है ना आपको, सामान, है ना। तो ये लगिंग उसका वर्ब फॉर्म है। लुक, पुलिंग विद ग्रेट डिफिकल्टी, बहुत मुश्किल से खींचना सामान। जैसे आप लोगों ने वो देखा ना, कुली वगैरह जो होते हैं ट्रेन के अंदर, मुश्किल से सामान उठाते हैं। तो यू अंडरस्टूड ना बेसिकली कि लगिंग क्या है, वर्ब फॉर्म है लगेज का। तो एकदम लगेज की तरह खींच तान के, आप लोगों ने घर में भी देखा होगा अक्सर कि चूंटियों की एकदम कतार से एकदम जैसे लाइन से लग जाती है। और कभी कभार उनको कोई इंसेक्ट अगर मिल जाए ना, डेड बॉडी मिल जाए, तो कैसे पूरा उन लोग से टीम वर्क करके वो इंसेक्ट को उठाते हैं। बस वही इंसिडेंट दिया यहाँ पे। लगिंग अ फ्लाई विच वॉज एटलीस्ट 10 times द एंड साइज। तो ये सारे लोग मिलके ना टीम वर्क करके एक बहुत से बड़े मक्खे को या जो भी था इंसेक्ट था उसको उठा के, फ्लाई को दिया, हाँ यहाँ पे हाउस फ्लाई हो सकता है, मक्खी, उसको उठाकर लेकर जा रहे थे, जो एक मूंगी से देखा जाए तो 10 गुना बड़ा है कम से कम। द एंड्स ऑर्गेनाइज देमसेल्व्स अराउंड द फ्लाई। तो उसके अंदर भी लोगों ने क्या किया, उनके अंदर कैसा टीम वर्क होता है, प्रॉपरली उन लोगों ने अपने आप को ऑर्गेनाइज किया, प्लेस किया फ्लाई के आसपास। लिफ्टेड इट ऑन फ्रेल फिलर्स। देखो फ्रेल का मीनिंग होता है नाजुक, वीक,
फ्रेल का मीनिंग लिखिए नाजुक, वीक। लुक द मीनिंग हैज बीन गिवन। हाँ वही दिया है। फ्रेल फीलर्स मतलब वीक लेग्स। तो अपने कमजोर पैरों पे उठाया एंड कैरिड इट टू अ क्वाइट अ डिस्टेंस, और उसको उठाकर थोड़ा दूर तक लेके गए। देयर टीम वर्क एंड परसिवियरेंस वर इम्प्रेसिव। उनका जो टीम वर्क था, परसिवियरेंस। लुक व्हाट इज द मीनिंग ऑफ परसिवियरेंस? कॉन्स्टेंट एफर्ट्स इन स्पाइट ऑफ ऑब्स्टेकल। कॉन्स्टेंट एफर्ट्स मतलब कंटिन्यूस कोशिश करते रहना, ऑब्स्टेकल्स के बावजूद, ऑब्स्टेकल के बावजूद, डिफिकल्टीज के, रुकावटों के बावजूद। लेट मी टेल यू स्टूडेंट्स, perseverance is the key to success. I repeat, perseverance is the key to success. ये बहुत इम्पॉर्टेंट, बहुत 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 इम्पॉर्टेंट जो है टॉपिक है एक्सपांशन ऑफ आइडिया के लिए। बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। तो अगर आप लोग के पास ऐसे वगैरह की बुक होगी एंड इफ यू हैव दिस टॉपिक, तो उसको एक बार गो थ्रू कर लेना। तो परसिवियरेंस यानी क्या? कंटिन्यूस कोशिश करना मुश्किलों के बावजूद। तो उनका जो परसिवियरेंस था दैट वाज इम्प्रेसिव, है ना। तो इतनी सी छोटी सी मूंगी का देखिए, उसका कन्विक्शन देखिए, उसका डिटर्मिनेशन देखिए कि एक बार उन लोगों ने अगर ठान लिया तो वो जो है फ्लाई को भी उठाकर दम ले लेते हैं। What if we too are consistent? तो इसी तरह अगर हम भी अपने काम में लगे रहें, डटे रहें। कंसिस्टेंट मतलब क्या? स्टेडी। स्टेडी मीन्स डटे रहना अपने काम पे। ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड, अगर हम भी ऑर्गेनाइज रहे, फोकस्ड रहे, है ना, तो हम भी जो है भले जो चीज़ इम्पॉसिबल नजर आ रही है उसको पॉसिबल कर सकते हैं। स्पाइडर वेब्स आर डेलिकेट। अब मकड़ी के जाले की बात की जा रही है, कितने नाजुक होते हैं, येट वेरी स्ट्रांग, लेकिन फिर भी कितने स्ट्रांग। और रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, है ना। सारे जितने भी गिफ्ट ऑफ नेचर्स है ना, उनको जो है देखा जा रहा है, ब्लेसिंग्स ऑफ नेचर को। ऑयस्टर टेक इन अ ग्रेन ऑफ सैंड, दे ओपन अप विद अ पर्ल, है ना। पर्ल मोती कैसे बनता है तो आपको पता होगा ना, कि ऑयस्टर के अंदर रेत का एक दाना चला जाता है, फिर उसके ऊपर जो है प्रोसेस होता है और फिर जो है वो एक मोती के अंदर चेंज होता है। इनन्यूमरेबल स्टार्स शाइन अक्रॉस द इनफाइनाइट स्काई। क्लाउड्स टेक न्यू शेप्स विथ एवरी पासिंग मोमेंट, है ना। नेचर की डिफरेंट चीजों को ऑब्जर्व किया जा रहा है। द विंड मेक्स ट्री डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन। अनहिंडर्ड बिना रुकावट, हिंडर करना मतलब रुकावट डालना। लुक, विदाउट डिस्टर्बेंस, हिंडर करना मतलब डिस्टर्ब करना या रुकावट डालना। द विंड मेक ट्री डांस विथ अनहिंडर्ड पैशन। हवा की वजह से जो है झाड़ भी जो है या पेड़ जो है मूव करते हैं, डांस करते हैं बिना रुके टुके। वाटर विदाउट हिंट ऑफ ईगो चेंजेस इट्स फॉर्म अकॉर्डिंग टू द डिक्टेट्स। डिक्टेट्स का मतलब होता है कमांड्स ऑफ द सन एंड विंड। आप लोगों ने वो इवेपोरेशन साइकिल पढ़ा होगा, है ना, बचपन से पढ़ा होगा कि वो जो है इवेपोरेशन होता है ना, वो जो रेनी सीजन का साइकिल होता है, इवेपोरेशन, कंडेंसेशन, प्रिसिपिटेशन, है ना। तो सन और विंड के मुताबिक जो है उन लोग अपना फॉर्म चेंज करते हैं, स्टीम में चेंज होते हैं, क्लाउड में चेंज होता है, पानी की बात करें, पानी चेंज होता है। व्हेन वी सी अ कैटरपिलर टर्न इनटू अ बटरफ्लाई, जब बटरफ्लाई पैदा होता है छोटा, उसको कैटरपिलर कहा जाता है ना। अ फ्लावर टर्न इनटू अ फ्रूट, वी एक्सपीरियंस द एल्केमी ऑफ नेचर। तो ये चेंजेस कैसे होते हैं, है ना, क्या कि इंसान की वजह से होते हैं? नो वे, है ना। दीज आर ऑल एल्केमी ऑफ नेचर। ये सारे मिडास टच कहाँ से आते हैं? अल्लाह ताला के पास, है ना। वी टच इट एंड बिकम गोल्ड अवर सेल्व्स। तो एक बार अगर हम ये सारे ट्रांसफॉर्मेशन समझ ले कि नेचर में, है ना, दिन का रात में चेंज होना, रात का दिन में, ये भी एक बहुत बड़ा अपने आप में मिरेकल है, अल्लाह ताला का गिफ्ट है ना। अगर ऐसा हो, अगर कि अंटार्कटिका के जैसा अगर हमारे यहाँ पे भी हो जाए, 6 महीने का दिन 6 महीने की रात, हम कुछ कर सकते हैं? नो, वी आर हेल्पलेस, वी कांट डू एनीथिंग, है ना। अल्लाह के हुक्म के बगैर कहते हैं ना कि हम एक बोलते हैं ना, चींटी भी जो है जमीन पे मूव नहीं कर सकती। तो ये जो सारे ट्रांसफॉर्मेशंस हैं अल्लाह ताला के दिए हुए, है ना, तो इन सब के अंदर कोई ना कोई हमारे लिए मैसेज जरूर है
है ना। तो इन सबको वी नीड टू बी थैंकफुल एंड ग्रेटफुल टू अलमाइटी फॉर ऑल द ब्लेसिंग्स। हमको पहले तो शुक्रगुजार होना चाहिए एंड वी नीड टू टेक लेसन्स फ्रॉम देम। हमको उनसे जो है लेसन्स लेना चाहिए। ओके, दिस लेसन रिटन बाय रक्षा भरडिया, है ना, एज आई टोल्ड यू कि दैट शी इज अ लेडी। ठीक है, सो आई होप यू गॉट द लेसन। अब हम इनकी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस देखते चलेंगे। लेट अस बिगिन विथ इंग्लिश वर्कशॉप। क्वेश्चन नंबर 1, what things in the nature teach us the following? First, nothing is impossible to achieve. अब ये जो पूरा लेसन हम लोगों ने पढ़ा उसके अंदर हमको बताना है कि कौन सी चीज़ हमको क्या सिखा रही है। हमने बहुत सारी चीज़ें देखी ना, एंड्स देखा, मूंगी देखी, फुटपाथ में से निकलने वाली ग्रास देखी, तो हमको बस अब बताना है कि कौन सी चीज़ कौन सा मैसेज कन्वे कर रही है। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, तो दोज आर हैविंग टेक्स्ट बुक दे कैन जॉट डाउन इन द टेक्स्ट बुक इटसेल्फ, या फिर जो लोग नोटबुक में लिखना चाहें नोटबुक में लिख लीजिए। और ये सारे क्वेश्चंस जो है आप लोग जो भी रेफरेंस बुक रिफर करोगे ना तो उसमें आपको पैसेजेस में भी दिखाई देंगे। एंड लेट मी टेल यू, टेक्सचुअल क्वेश्चंस आर मोस्ट इम्पॉर्टेंट। एंड लेट मी टेल यू वन मोर थिंग कि ये लेसन भी बहुत इम्पॉर्टेंट है। ये जो लेसन है वर्नाकुलर मीडियम को भी है, आई मीन उर्दू मीडियम को भी है। सो दिस लेसन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये लेसन आपके ओल्ड सिलेबस में, जब ये आपका बुक का ओल्ड सिलेबस था ना तब भी था, तो हो सकता है, अभी तक तो आया नहीं है बट हो सकता है ये साल ये आ जाए। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। नथिंग इज इम्पॉसिबल टू अचीव, आंसर लिख लीजिए, एंड्स कॉमा स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास पीपिंग फ्रॉम क्रैक्स। स्मॉल बीट्स ऑफ ग्रास पीपिंग फ्रॉम क्रैक्स, ये आपको पैसेज में दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रॉब्लम्स आर नॉट परमानेंट, तो ये हमको किससे सीखने मिलता है? राइट डाउन, ट्रीज दैट आर बेयर इन विंटर। ट्रीज दैट आर बेयर इन विंटर। क्वेश्चन नंबर सी, बी हम्बल एंड एडजस्ट, आंसर लिखिए वाटर। क्वेश्चन नंबर डी, मेक द बेस्ट यूज ऑफ टाइम एंड अपॉर्चुनिटी, आंसर लिखिए फ्लावर्स। क्वेश्चन नंबर ई, बी परसिस्टेंट, आंसर लिखिए एंड्स एंड वाटर। क्वेश्चन नंबर एफ, मैनी हैंड्स मेक वर्क लाइट, आंसर आएगा एंड्स। क्वेश्चन नंबर जी, डेलिकेट स्ट्रक्चर्स आर नॉट अ साइन ऑफ वीकनेस, आंसर लिखिए स्पाइडर वेब्स। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखिए, रीड द क्वेश्चंस फ्रॉम द लेसन एंड व्हाट डू दे इम्प्लाई। देखिए मैंने आपको बताया था लेसन में कि ऐसे क्वेश्चंस को जो रिटोरिकल क्वेश्चंस कहा जाता है ना, राइट। तो पहले का आंसर लिखिए, इट इम्प्लाइज। इम्प्लाई का मतलब क्या होता है? मीन्स। हाँ, इम्प्लाई का मतलब ही मतलब होता है, मतलब इम्प्लाई का मतलब होता है मीन्स। इट इम्प्लाइज, जब आप इम्प्लाइज लिखते हो तो IES, ऑलराइट, IES आएगा। इट इम्प्लाइज दैट one must listen. It implies that one must listen. Okay. Question number B, what if we too live our lives however short to its fullest? Answer लिखिए, it implies that we too could do wonders. It implies that we too could do wonders if we were consistent. आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, ये जो है सी का आंसर मैंने कह दिया। ओके, इट इम्प्लाइज दैट वी टू कुड डू वंडर्स इफ वी वर कंसिस्टेंट, ऑर्गेनाइज्ड एंड फोकस्ड। ओके, एंड आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, बी का आंसर लिखिए, इट इम्प्लाइज दैट वी टू शुड लीव अवर लाइव्स टू द फुलेस्ट। We too should live our lives to the fullest, however short may be. Okay? अब देखिए यहाँ पे आपको क्वेश्चन नंबर 3, go through the lesson again and complete a flow chart that highlights of a hibiscus
फ्लावर। हिबिस्कस फ्लावर का जो लाइफ प्रोसेस है वो लिखना है हमको फ्लो चार्ट में। तो नंबर 1 पे लिखिए ब्लूम्स, नंबर 2 पे विल्ट्स, नंबर 3 पे विदर्स एंड नंबर 4 पे फॉल्स। ये आपको A1 जो होता है ना सिंपल फैक्चुअल क्वेश्चन उसमें आ सकता है। नेक्स्ट, फिल इन द वेब। व्हाट डज नेचर डू फॉर ह्यूमन बींग्स? नेचर हमारे लिए क्या क्या करती है? सो गो ऑन राइटिंग। मोटिवेट्स दिया है आपको, बाकी के बॉक्सेस में या जो डायग्राम है उसमें लिख लीजिए फुलफिल्स, विस्पर्स, टीचेस, इंस्पायर्स, कमांड्स, मोटिवेट्स, नर्चर्स। ओके, मैं वापस से एक बार रिपीट कर दूं। फुलफिल्स, विस्पर्स, टीचेस, इंस्पायर्स, कमांड्स, मोटिवेट्स, नर्चर्स। अब ये सब आपको कहाँ मिलेगा? आपको जो है दिया रहेगा ना स्टेंजा, आई मीन पैसेज दिया रहेगा, उसमें से आप फाइंड आउट करके लिख सकते हो। क्वेश्चन नंबर 5, द राइटर एक्सप्लेन्स द कॉन्ट्रास्टिंग फीचर्स ऑफ वाटर एंड रॉक इन द लेसन। ठीक है, तो आपको याद होगा ना वो एग्जाम्पल के रॉकी बीच पर गए थे, वहां पे पानी बह के आ रहा है, रॉक को जो है कट कर रहा है, शेप में कार्व कर रहा है। तो राइट ऑल द फीचर्स ऑफ बोथ वाटर एंड रॉक इन द गिवन टेबल। आपको अभी देखना है कि आपने क्या क्या ऑब्जर्व किया, तो राइट डाउन उनकी फीचर्स लिखना है। तो वाटर के कॉलम में लिख लीजिए नंबर 1 जेंटल, जेंटल GENTLE, है ना, क्या मतलब था इसका? सॉफ्ट। नंबर 2 परसिस्टेंट, नंबर 3 परसिवियरिंग। अगर आपने लेसन ध्यान से सुना है आपको स्पेलिंग्स आएगी, अदरवाइज यू कैन रिफर द लेसन। नंबर 4 डिटर्मिन्ड। वापस से बता दूं मैं, फर्स्ट जेंटल, सेकेंड परसिस्टेंट, नंबर 3 परसिवियरिंग, नंबर 4 डिटर्मिन्ड, DETERMINED, डिटर्मिन्ड। उसको डिटरमाइंड नहीं बल्कि डिटरमिन्ड प्रोनाउंस करते हैं। रॉक, नंबर 1 हार्ड, नंबर 2 हम्बल, नंबर 3 ओबेडियंट, नंबर 4 एडेप्टेबल, है ना। अगेन आई रिपीट, हार्ड, हम्बल, ओबेडियंट, एडेप्टेबल। एडेप्टेबल मतलब क्या? एडजस्टेबल, वो अपने आप को एडजस्ट करता है ना वाटर के कमांड पे। नाउ लेट अस सी द इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस। हाँ, मैंने आप लोगों को कहा था कि हम इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस ही देख के चलेंगे। हियर कम्स क्वेश्चन नंबर 8, पिक आउट फ्रॉम द लेसन 10 एग्जांपल्स ऑफ ईच। कॉन्क्रीट नाउन्स। अब देखो कॉन्क्रीट नाउन्स इसी क्या ब्रैकेट में आगे दिया है, दैट यू कैन टच और सी। ऐसी चीज, नाउन का मतलब यू नो है ना, नेम ऑफ पर्सन, प्लेस, थिंग और एनिमल, आप बचपन से पढ़ रहे हो, तो उसके डिफरेंट टाइप्स है ना। तो यहाँ पर हम देख रहे कॉन्क्रीट मतलब कोई भी चीज जिसको आप छू सकते हो उसको बोला जाता है कॉन्क्रीट नाउन। तो आपको लेसन से एग्जाम्पल्स बताने हैं। जैसे आपको पहला दिया है सैंड, तो जस्ट गो ऑन राइटिंग डाउन। जिनके पास टेक्स्ट बुक है टेक्स्ट बुक में, अदरवाइज नोटबुक में जॉट डाउन कीजिए। ये क्वेश्चन आ सकता है अगर आपको पैसे जाएगा तो। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कॉन्क्रीट नाउन क्या है। कॉन्क्रीट नाउन का अपोजिट होता है एब्स्ट्रैक्ट नाउन, जिसको आप छू नहीं सकते या देख नहीं सकते। तो गो ऑन राइटिंग। नंबर 1 फ्लावर, FLOWER फ्लावर, नंबर 2 ओशियन, नंबर 3 रॉक, नंबर 4 वाटर, नंबर 5 बर्ड, नंबर 6 एंट, नंबर 7 ऑयस्टर, नंबर 8 पर्ल, नंबर 9 कैटरपिलर एंड नंबर 10 बटरफ्लाई। ओके, अब जब मैंने कहा था ना कि एब्स्ट्रैक्ट नाउन जिसको हम छू नहीं सकते, तो जैसे एग्जांपल आपको दिया है इन्फिनिटी। इन्फिनिटी आपको लेसन के स्टार्टिंग में वर्ड आया, याद होगा। इन्फिनिटी यानी क्या? एंडलेस स्पेस, है ना, कभी ना खत्म होने वाली जगह। ओके, तो इसमें लिखते जाइए। नंबर 1 इमेजिनेशन, नंबर 2 जॉय, नंबर 3 सिग्निफिकेंस, नंबर 4 experience, number 5 difference, number 6
awe, number 7 majesty, number 8 conviction, number 9 perseverance and number 10 passion. अब ये सारे वर्ड्स आपके लेसन्स में आए हैं, हाँ लेसन्स में आए हैं, ठीक है। एक और ग्रामेटिकल पार्ट, अंडरलाइन द वर्ब्स इन सेंटेंस बिलो एंड सी वेदर दे आर ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव। देखिए सबसे पहले तो ये समझना होगा ट्रांजिटिव वर्ब्स और इनट्रांजिटिव वर्ब्स क्या है, ठीक है। ये आपकी मतलब एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए, इफ इन केस अगर ग्रामर में ये इसके बारे में पूछ लिया जाए, आपको पता होना चाहिए ट्रांजिटिव और इनट्रांजिटिव वर्ब क्या है। देखो अगर मैं कहूँ कि एक एग्जाम्पल आप पहले सुनिए ध्यान से, अगर मैं कहूँ आई ईट एन एप्पल, अगर मैं कहूँ आई ईट एन एप्पल, मैं एप्पल खाती हूँ, ठीक है, तो मेरे खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एप्पल पे, है ना। खाने का इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, एप्पल पे। एक्शन का इफेक्ट पड़ रहा है, एक्शन का असर पड़ रहा है एप्पल पे, एप्पल को खाया जा रहा है। तो ये जो सेंटेंस है ना आई ईट एन एप्पल, उसमें आई होता है सब्जेक्ट, ईट होता है वर्ब और एप्पल होता है ऑब्जेक्ट। तो जब कोई एक्शन का असर ऑब्जेक्ट पे पड़े, ट्रांसफर हो, ऑब्जेक्ट पे ट्रांसफर हो रहा है ना, इफेक्ट जो ट्रांसफर हो रहा है, तो उसको बोला जाता है ट्रांजिटिव वर्ब। क्या बोला जाता है, ट्रांजिटिव वर्ब। समझ में आई बात। वैसे अगर मैं दूसरे एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक सुनिए कि सन राइजेस इन द ईस्ट, ओके, सन राइजेस, सूरज ईस्ट से पूरब से निकलता है। अब इसके अंदर सब्जेक्ट कौन है, सन है, राइजेस क्या है, वर्ब है। अब सूरज निकलने का इफेक्ट कोई ऑब्जेक्ट पे पास नहीं हो रहा है, इस सेंटेंस के अंदर निकल रहा कौन है, सूरज ही निकल रहा है ना। उसका इफेक्ट क्या किसी के ऊपर पड़ रहा है, क्या फ्लावर्स वगैरह का जिक्र है कि फ्लावर्स निकल रहा है, नहीं। राइजिंग एक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सन के ऊपर, ये ना सन खुद निकल रहा है। तो जब जो है वर्ब का इफेक्ट कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर ना हो, कोई ऑब्जेक्ट के ऊपर ट्रांसफर ना हो, तो उसको बोला जाता है इनट्रांजिटिव। आई होप कि आपको ये फर्क समझ गया होगा। ट्रांजिटिव का मतलब ही होता है ट्रांसफर होना और इनट्रांजिटिव मतलब ट्रांसफर ना होना। अब देखिए एग्जाम्पल, तो इट विल बी मोर क्लियर। वन कैन विटनेस एंड एक्सपीरियंस द ब्यूटी ऑफ हेवन। कोई भी जो है ना विटनेस कर सकता है और एक्सपीरियंस। अंडरलाइन द वर्ड्स विटनेस और एक्सपीरियंस, ये दोनों वर्ब्स हैं। क्या विटनेस कर सकते हैं, क्या एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ब्यूटी ऑफ हेवन, जन्नत की खूबसूरती। इफेक्ट किसके ऊपर पड़ा, देखिए इसके अंदर मैं बता दूं सबसे पहले, यहाँ पर वन सब्जेक्ट है, विटनेस और एक्सपीरियंस दोनों वर्ब है, द ब्यूटी ऑफ हेवन ऑब्जेक्ट है। विटनेस और एक्सपीरियंस हम किसको कर सकते हैं, ब्यूटी ऑफ हेवन को कर सकते हैं, यानी इसका असर ब्यूटी ऑफ हेवन पे पड़ रहा है। तो इसके लिए कौन सा है, ट्रांजिटिव वर्ब है। कौन सा है, ट्रांजिटिव। अब इसको छोड़कर, ये फर्स्ट सेंटेंस को छोड़कर बाकी सारे इंट्रांजिटिव है। वो कैसे देखते हैं, इट लीव्स मी इनकम्प्लीट हो, इट लीव्स मी, तो जो है इट लीव्स मी, ये छोड़ रहा है मुझे, है ना। इसका इफेक्ट किसके ऊपर पड़ रहा है, फर्स्ट पर्सन, मुझके, मेरे ऊपर ही पड़ रहा है, तो इट इज इनट्रांजिटिव। नेचर सूदेज एंड नर्चर्स, ये भी क्या है, नेचर खुद सूद कर रहा है, नर्चर कर रहा है ना, दिस इज ऑल्सो इनट्रांजिटिव। इट विदर्स कंप्लीटली, ये क्या है, इनट्रांजिटिव है ना, क्योंकि ये खुद ही विदर हो रहा है। द फ्लावर कम्स टू लाइफ, फ्लावर खुद ही जिंदगी में आ रहा है, मतलब या जिंदा हो रहा है, ये अगेन इनट्रांजिटिव है। अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, अ रेनबो कलर्स द एंटायर स्काई, ओके। तो वेट, तो ये जो है मैंने मतलब मुझसे मिस्टेक हो गई, रेनबो कलर्स, रेनबो किसको कलर कर रहा है, पूरे एंटायर स्काई को ना, हाँ। सो इट विल बी ट्रांजिटिव, है ना, ये इनट्रांजिटिव नहीं होगा, ये ट्रांजिटिव है क्योंकि इसका इफेक्ट किस पे पड़ रहा है, स्काई पे, ओके। इट स्माइल्स एंड डांसेस,
वो स्माइल कर रहा है, डांस कर रहा है, वो खुद ही स्माइल और डांस कर रहा है ना, ठीक है। तो ये क्या है, इंट्रांजिटिव। ओके, नाउ लेट्स सी वन मोर इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। Okay, look at the question number 11. You have an environment protection week celebration in your school. You have invited an environmentalist. Your friend interviews him or her about how to save the environment. Frame suitable interview questions. अब ये देखिए, मतलब ये टॉपिक बेसिकली क्या है, इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाँ, तो ये इंटरव्यू क्वेश्चंस आप लोग को जो है पहले के सिलेबस में हुआ करते थे। अब ये जो चीज़ है ना, आपके 20 मार्क्स जो इंटरनल मार्क्स है ना, उसमें इंक्लूड हो गई है। तो देर आर चांसेस कि दैट योर टीचर में गिव इट एज योर इंटरनल। ओके, तो इंटरव्यू क्वेश्चंस तो आपके जो है पेपर पैटर्न से निकल गए हैं, ठीक है, लेकिन इंटरनल में आने के चांसेस है। अब इसके अंदर लास्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ बची, वो है न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट डे सेलिब्रेटेड इन योर स्कूल। तो अभी तो इट्स नॉट पॉसिबल फॉर मी टू टेक द राइटिंग स्किल पार्ट, बट आप इसको प्लीज़ स्टार मार्क करके रख लीजिए, न्यूज़ रिपोर्ट ऑन द एनवायरनमेंट डे। ये इट्स वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। ये आपको जो है पेपर में आ सकता है, बोर्ड पेपर में भी आ सकता है। ओके, so this was all about the lesson. So we have not only seen the lesson as well as the important workshop, so please do practice it. लेसन समझना काफ़ी नहीं है, आप प्लीज़ इसके वर्कशॉप को प्रैक्टिस भी कीजिए। ओके, थैंक्स फॉर द लिसनिंग।